जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ग नवम का सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, जिसका अध्याय 1, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ या हमारा परिवेश। दोनों एक ही है, ठीक है। जिसमें से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों का, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उसका सटीक उत्तर क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। जिसमें हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अति लघुत्तरीय में, वह चीज क्या कहलाती है जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। देखिए, वह चीज जिसमें द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है उसे पदार्थ, मैटर कहा जाता है। उदाहरण के लिए पानी, हवा, लकड़ी, किताब, टेबल सभी क्या है? पदार्थ है, ठीक है ना। याद रखिएगा, यह है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है द्रव्य क्या है। तो द्रव्य को भी मैटर कहा था, इसी को ही हम पदार्थ भी बोलते हैं। याद रखिएगा दोनों चीज, ठीक है। द्रव्य वह भौतिक वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, ठीक है ना। और एक बात याद रखिए, द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव मतलब होता है लिक्विड और द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। दोनों अलग अलग शब्द है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 3, क्या चीनी एक द्रव्य है। देखिए, सामान्य तौर पर चीनी एक ठोस पदार्थ है, लेकिन आप द्रव के स्थान पर द्रव्य का शब्द का प्रयोग ले रहे हैं। तो विज्ञान में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, इसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इस वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार चीनी एक द्रव्य है, लेकिन यह अवस्था में क्या है? आपका ठोस है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है वार्षिक परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है 4, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। देखिए, सामान्यतः पदार्थ के कितनी अवस्था होते हैं? 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस होते हैं। ठोस की अगर बात करें, जो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे बर्फ, लकड़ी। द्रव्य की अगर बात करें, जिसमें आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उदाहरण की पानी, दूध। और गैस की बात करें, जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, जैसे कि हवा, H2O, हाइड्रोजन, जितने भी गैस होते हैं सभी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको 5 है, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। तो देखिए, किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए या अधिकृत किए गए स्थान को हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं, ठीक है ना। पदार्थ की कोई भी अवस्था जो ठोस, द्रव, गैस, यह हमेशा कुछ स्थान घेरती है, उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है, ठीक है। तो जो स्थान घेरती है उसको क्या बोलते हैं? आयतन। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है। तो देखिए, 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होती है। जल 0 डिग्री पर बर्फ होता है और 100 डिग्री पर भाप गैस में बदलता है। चूंकि 10 डिग्री का तापमान इन दोनों सीमाओं के बीच होता है, इसीलिए सामान्यतः क्या होता है? तरल रूप में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरा अणुक स्थान से आप क्या समझते हैं। देखिए, अंतरा अणुक स्थान या जिसे अंतर आणविक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। किसी पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं के बीच मौजूद खाली दूरी को कहते हैं। यह स्थान पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है ना। मतलब दो अणुओं के बीच के खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगला क्वेश्चन है 8, अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या होता है। मतलब अंतरा अणुक आकर्षण बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो किसी पदार्थ के निकटवर्ती अणुओं, परमाणुओं या आयनों के बीच कार्य करता है। यह बल पदार्थ के अणुओं को एक साथ बांध कर रखता है और उसकी भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव और गैस तय करने में मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक आकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता। तो देखिए, क्या कह रहा है कि ठोस पदार्थ में बहाव इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके कण बहुत मजबूती से आपस में बंधे होते हैं। उनके बीच अंतरा आणविक स्थान, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस 9 के बराबर होता है। इसके कारण कण अपने निश्चित स्थानों पर स्थिर रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकते, ठीक है।
इसीलिए ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 10 कि ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बताया गया है कि ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का मुख्य प्रभाव यह होता है कि इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वे अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ का थोड़ा विस्तार होता है, जिसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार होता है। अधिक ऊष्मा मिलने पर यह पिघल कर द्रव में बदल सकता है। सभी चीजें नहीं बदलती, लेकिन कुछ चीजें बदलती है, ठीक है ना। जैसे कि चीनी ठोस है, लेकिन अगर इसमें हीट देंगे तो ये लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 11, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है, ठीक है ना। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में पदार्थ के कण अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र, जिसको हम दूषित वस्तु से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः फैल जाता है। जब तक सभी जगह समान सांद्रता नहीं हो जाती, तब तक वो फैलाव जारी रहता है। जैसे कि कोई सामान यहाँ सर रहा है, तो यहाँ की सांद्रता ज्यादा होती है और आसपास के वायु की सांद्रता कम होती है, तो ये ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता वाले वायु वातावरण की तरफ मूव करता है, घूमता है। जैसे कि घर का महक बाहर की ओर आना, ये भी विसरण का ही उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। 12 है, जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वो फर्श पर क्यों फैल जाता है? जल की मात्रा। तो देखो क्या कहा गया है कि जल एक द्रव है और द्रवों में बहने की प्राकृतिक गुण है। फर्श पर पानी के फैलाने का मुख्य कारण यह है कि पानी के अणुओं के बीच के ससंजक बल की तुलना में पानी और फर्श के अणुओं के बीच का आसंजक बल, जिसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं, वो अधिक होता है। इसके अतिरिक्त तरल होने के कारण भी जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसके कारण जल को पृथ्वी पर फर्श पर रखने पर क्या होता है? वो फैल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 10 डिग्री से 25 डिग्री में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है? तो देखिए ये 25 डिग्री ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा। देखिए तापमान बढ़ने से जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस वाले जल में वाष्पीकरण की दर 10 डिग्री सेल्सियस की तुलना में काफी तेजी से होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए किसी द्रव के क्वथनांक पर बाहरी वायुमंडलीय दबाव का सीधा समानुपाती दाब पड़ता है। दबाव बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, दबाव कम होने पर क्वथनांक कम हो जाता है। मतलब दबाव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? क्वथनांक का, ठीक है ना। दबाव बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाएगा, दबाव कम होने से क्वथनांक कम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताएं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है। तो देखिए सामान्य दाब पर, नॉर्मल प्रेशर इसको बोलते हैं, जिस पदार्थ का क्वथनांक कमरे के तापमान से कम होता है वह कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में मौजूद होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का क्वथनांक लगभग -183 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सामान्य कमरे के तापमान से बहुत कम होता है। इसीलिए क्या है? यह एक गैस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, किसी ठोस के द्रवणांक की परिभाषा लिखें। देखिए किसी ठोस का द्रवणांक वह निश्चित तापमान है जिस पर वायुमंडलीय दबाव में कोई ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए बर्फ का द्रवणांक क्या चीज होता है? 0 डिग्री, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 17। 17 क्या पूछ रहा है कि क्या होता है जब जल को 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है? तो समझिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब जल को 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो यह तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को हिमांक बिंदु कहा जाता है या फ्रीजिंग कहा जाता है।
अधिकांश द्रव ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं, लेकिन जल के साथ 4 डिग्री से नीचे ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, 4 डिग्री से नीचे क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कह रहा है, कह रहा है गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। तो देखिए, गैस को ठंडा करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे वो धीमे हो जाते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम संघनन बोलते हैं, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गैस अंततः द्रव में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। देखिए, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसाधर बोलते हैं NH4Cl को गर्म करने पर यह बिना पिघले सीधे गैस में बदल जाता है। यह एक ऊर्ध्वतापन और उष्मीय वियोजन प्रक्रिया है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड टूटकर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में गैस बनता है। देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या दिया हुआ है। अमोनियम क्लोराइड किसमें बदलता है, टूटकर अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है पदार्थ का चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए, पदार्थ का 3 अवस्था हम लोगों ने पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्था आपको पढ़े हैं। पदार्थ के चौथा अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। यह अत्यधिक ऊर्जावान आयनिक होता है। ठीक है ना, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक आयनों से बनता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, तारों, सूर्य और ब्रह्मांड के 99% से अधिक दृश्यमान हिस्से में पदार्थ इसी अवस्था में मौजूद रहता है। पृथ्वी पर यह अवस्था बिजली चमकने या नियोन लाइट के रूप में दिखती है। ठीक है ना, तो जो हमारे बिजली चमकता है बारिश के बाद, वो कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है पदार्थ की, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं। संपीड़ित का मतलब होता है उसको दबाना। ठीक है, देखिए गैसों के अणुओं के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, दाब डालने पर ये अणु पास आ जाते हैं, जिससे गैस संपीड़ित हो जाता है, लेकिन द्रव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, 22 है क्वेश्चन नंबर 22, उस गैस का नाम बताएं जिसकी आपूर्ति अदालतों में द्रव रूप में की जाती है। देखिए, अस्पतालों में द्रव के रूप में आपूर्ति की जाने वाली मुख्य गैस क्या है, आपको ऑक्सीजन है। इसे द्रव चिकित्सा ऑक्सीजन, जिसे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, द्रव चिकित्सा ऑक्सीजन भी कहा जाता है लिक्विड ऑक्सीजन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री है तो केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा। देखिए, अगर 35 डिग्री है तो हम क्या करते हैं, 273 केल्विन प्लस जो भी डिग्री होता है 35 डिग्री, उसको ऐड करते हैं, जिससे कितना बनता है, 308 केल्विन। एक्चुअली में 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री है, क्या यह जल शुद्ध है। तो देखिए, नहीं, यह जल शुद्ध नहीं है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक ठीक 100 डिग्री होता है। चूंकि आपके नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री है, इसीलिए यह दर्शाता है कि जल में अवाष्पशील अशुद्धियां जैसे नमक या खनिज घुली हुई है। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है और इस जल का हिमांक भी सामान्य 0 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 24 क्वेश्चन था अति लघुतरीय। ठीक है ना, इसको आपको देखना है, समझना है, याद करना है, और जब हो जाएगा तो फिर हम लघुतरीय प्रश्नों का वीडियो एक आपके पास डालेंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट करना है। धन्यवाद।